अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी डीएनए रेप्लिकेशन की, और उसके बाद हमने टीलोमर्स और टीलोमेरेज़ का फंक्शन पढ़ा था। और अब इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की। ठीक है, तो जैसे रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट थी, इसी तरह से ट्रांसक्रिप्शन भी हम प्रोकैरियोट में अलहदा पढ़ेंगे और यूकैरियोट्स में अलहदा पढ़ेंगे। आप सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होती क्या है। ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली हमारे पास डीएनए जो होता है, ये हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हम एक आरएनए बनाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को यानी डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से होती है। थोड़े से पॉइंट्स देख लेते हैं। लिपिनकॉर्ड में बहुत एक्सटेंसिव लिखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर दिया है। तो पॉइंट्स जो हैं वो इस तरह हैं कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो आरएनए होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। मैसेंजर आरएनए होते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एक ही तरह का वन टाइप, यहाँ पर टाइप आना चाहिए, ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइजेस ऑल द टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, यूकैरियोट्स में हम देखेंगे कि हमारे पास तीनों तरह के आरएनएस को सिंथेसाइज़ करने के लिए डिफरेंट तरह के आरएनए पॉलीमरेजेस हैं। बट यहाँ प्रोकैरियोट्स में हमारे पास सिर्फ एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज होता है जो तीनों आरएनएस को सिंथेसाइज़ कर देता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे डीएनए रेप्लिकेशन की हमने डायरेक्शन पढ़ी थी कि डीएनए रेप्लिकेशन होती है इन 5 to 3 डायरेक्शन। इसी तरह से आरएनए का सिंथेसिस भी 5 to 3 डायरेक्शन में होगा और एंटी पैरेलल होगा टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इसलिए जो भी स्ट्रैंड डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, एक हो रहा होता है 5 to 3 डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है और एक हमारे पास 3 to 5 डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। तो ये जो 3 to 5 डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट विल एक्ट एज द टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। ठीक है, जो टेम्पलेट के तौर पर स्ट्रैंड एक्ट कर रहा होता है उसे हम कहते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, एंटी सेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर जो सीक्वेंस होता है वो जो आरएनए इससे बन रहा होता है उससे बिल्कुल अपोजिट या कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं वो होता है। ठीक है, और जो इसका अपोजिट वाला स्ट्रैंड होता है जो कि 5 to 3 डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है उसे हम कहते हैं सेंस स्ट्रैंड या फिर कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, अब उसे सेंस और कोडिंग स्ट्रैंड क्यों कहते हैं? बिकॉज ये इसका जो सीक्वेंस होता है, इस डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर जो सीक्वेंस होता है वो सेम वही सीक्वेंस होता है जो हमारे आरएनए के ऊपर सीक्वेंस होता है जो कि इस वाले टेम्पलेट से बन रहा होता है। नेक्स्ट थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं कोर एंजाइम, एक को हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर। ठीक है, अब कोर एंजाइम जो होता है इसके 5 सब यूनिट्स होते हैं। यहाँ पे मैंने 4 लिखे हैं, बेसिकली इसके 5 सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, 2 अल्फा सब यूनिट होते हैं, एक बीटा प्राइम और एक सब यूनिट है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये 5 सब यूनिट्स होते हैं इसके। अब इनका काम क्या होता है? जो अल्फा सब यूनिट होते हैं और ये जो सब यूनिट है इनका काम होता है एंजाइम असेंबली, यानी जो पूरा आरएनए पॉलीमरेज है उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में असेंबल करके रखना। जो 1 बीटा सब यूनिट होता है उसका काम होता है 5 to 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी, मतलब वो आरएनए की सिंथेसिस करवाता है इन 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन। और जो बीटा प्राइम सब यूनिट होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है टेम्पलेट के साथ बाइंड करवाना, यानी वो जो एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज उसको टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड के साथ बाइंड करवाता है। तो ये हो गया कोर एंजाइम। अब कोर एंजाइम का ना एक डिफेक्ट है। कोर एंजाइम का डिफेक्ट क्या है कि ये बाकी सारे काम तो कर रहा है, यानी एंजाइम को असेंबल करके भी रख रहा है, एंजाइम की आरएनए की सिंथेसिस भी करवा रहा है, टेम्पलेट के साथ बाइंड भी करा रहा है। इसका मसला सिर्फ ये है कि ये पहला काम नहीं कर सकता, यानी कि ये प्रोमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकता। अब प्रोमोटर रीजन क्या होता है? बेसिकली जो हमारे पास टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड होता है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज़ करके आरएनए पॉलीमरेज ने उसके ऊपर बाइंड करना होता है और फिर ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करना होता है। इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रोमोटर रीजन, जिसकी डिटेल हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे पास कोर एंजाइम है उसका मसला सिर्फ ये है कि वो बाकी तो सारे काम कर सकते हैं लेकिन वो प्रोमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकता। तो प्रोमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए हमारे पास कौन सी चीज़ आती है? सिग्मा फैक्टर। यानी जो कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर दोनों मिलकर हमारे पास होलो एंजाइम बनाते हैं। ठीक है, जो हमने एपो एंजाइम और होलो एंजाइम पढ़ा था कि एपो एंजाइम जो होता है वो एक इनएक्टिव एंजाइम होता है लेकिन होलो एंजाइम जो होता है वो एक्टिव एंजाइम होता है। तो सिग्मा फैक्टर आते हैं, सिग्मा फैक्टर का सिर्फ एक ही काम होता है कि उसने प्रोमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज़ करना होता है। जब प्रोमोटर रीजन रिकॉग्नाइज़ हो जाता है तो फिर कोर एंजाइम के थ्रू आरएनए पॉलीमरेज उस प्रोमोटर रीजन पर बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है। स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट को हम इनिशिएशन कहते हैं, उसके बाद इलोंगेशन होती है और सबसे एंड में हमारे पास टर्मिनेशन होती है। तो अब इनिशिएशन की बात करते हैं। इनिशिएशन का क्या मतलब होता है? इनिशिएशन का मतलब होता है स्टार्ट करना। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन अब स्टार्ट होने लगी है। अब किस तरह से स्टार्ट होगी? सबसे पहले क्या करेगा? आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करेगा टू द प्रोमोटर रीजन।
अब प्रोमोटर रीजन क्या होता है, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ये हमारे पास वो टेम्पलेट डीएनए का स्ट्रैंड पड़ा हुआ है, ठीक है, जहाँ से हमने क्या बनाना है, आरएनए बनाना है, ठीक है। ये हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड है, यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। अब टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड है ये हमारे पास, ये साइट आप देख लें, ऐसे अस्यूम कर लेते हैं कि ये जो साइट है इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ठीक हो गया, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। अब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के जो लेफ़्ट के ऊपर जितने भी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस पड़े होंगे, इस डायरेक्शन को हम कहेंगे अपस्ट्रीम, और जो इसके राइट पर जितने भी सीक्वेंसेस होंगे इस डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डाउनस्ट्रीम, ठीक है। अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम हमारे पास पता चल गया। अब जब भी हम कहते हैं ना कि कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के अपस्ट्रीम पड़ा है, तो हम कहते हैं कितने न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब कितने न्यूक्लियोटाइड्स लेफ़्ट के ऊपर पड़ा है, 10, 20, 30, जितने न्यूक्लियोटाइड्स लेफ़्ट पे कोई सीक्वेंस पड़ा होता है हम उतने नंबर ऑफ़ न्यूक्लियोटाइड के साथ नेगेटिव लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के अपस्ट्रीम 10 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद कोई साइट आती है तो हम उसे कहेंगे -10 न्यूक्लियोटाइड्स अपस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ठीक है। अब जो प्रोमोटर रीजन होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर बेसिकली वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारे पास -35 सीक्वेंस, ठीक है, यानी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के लेफ़्ट साइड के ऊपर हम 35 न्यूक्लियोटाइड्स मूव करके आएंगे तो हमें एक सीक्वेंस मिलेगा, और वो सीक्वेंस कौन सा होगा, TTGACA। ये सीक्वेंस है जिससे रिकग्नाइज़ करेगा सिग्मा फैक्टर एज द प्रोमोटर रीजन, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड करेगा और बाइंड करके एक क्लोज कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्लोज कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है कि यहाँ पर इस सीक्वेंस के ऊपर सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, अभी वो डीएनए की अनवाइंडिंग नहीं करेगा, ठीक है, डीएनए की अनवाइंडिंग आगे जाकर होगी। अच्छा, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज -35 सीक्वेंस के ऊपर जाकर अटैच हो गया और हमारे पास एक क्लोज कॉम्प्लेक्स बन गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, उसमें क्या होता है, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल -35 सीक्वेंस था, थोड़ा सा आगे मूव करता है, जब हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से फासला सिर्फ 10 न्यूक्लियोटाइड बेसिस का रह जाता है तो वहाँ पर एक और सीक्वेंस आता है हमारे पास, और उस सीक्वेंस को हम कहते हैं TATAAT, ठीक है। अब ये सीक्वेंस जो है ना बेसिकली ये हमारे पास एक और प्रोमोटर रीजन है। यहाँ पर क्या होता है, ये है बेसिकली डीएनए की इनिशियल मेल्टिंग की साइड, यहाँ पर फर्स्ट टाइम डीएनए की मेल्टिंग होती है या फिर अनवाइंडिंग होती है। अब जब हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज इस सीक्वेंस से चलता चलता इस सीक्वेंस तक आकर पहुँचता है तो यहाँ पर आकर ये क्या करता है, ये डीएनए को थोड़ा सा अनवाइंड कर देता है, ठीक है। डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं उनको क्या कर देता है, खोल देता है, और छोटा सा हमारे पास एक रीजन बनता है जहाँ पर डीएनए की अनवाइंडिंग हो चुकी होती है। उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, उस रीजन को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो अब हमें पता चल जाता है कि इस रीजन के आगे से अब ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये जो प्रिब्नो बॉक्स होता है जो -10 यानी 10 बेसिस या 10 न्यूक्लियोटाइड्स लेफ्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट पे प्रेजेंट होता है, और ये क्या होता है, इट इज़ द साइट ऑफ इनिशियल डीएनए मेल्टिंग, और यहाँ पर ओपन कॉम्प्लेक्स बनता है। क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स क्या था कि आरएनए पॉलीमरेज ने एक साइड के ऊपर बाइंड किया बट डीएनए की अनबाइंडिंग नहीं करवाई, लेकिन ओपन कॉम्प्लेक्स बनने का क्या मतलब है कि आरएनए पॉलीमरेज ने डीएनए की साइड के ऊपर बाइंड भी किया और उसको अनबाइंड भी किया, तो ये एक हमारे पास ओपन कॉम्प्लेक्स बन गया। अब नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन में जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो होगा इलोंगेशन।